भारत में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब कोरोना की दूसरी लहर पीक पर थी, उस समय कोरोना के 4 लाख के पार केस सामने आ रहे थे, जो अब घटकर 3 लाख के नीचे पहुंच गए हैं। ये राहत की बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र और दिल्ली, जो सबसे ज्यादा इस प्रकोप में नजर आ रहे थे कोरोना के, अब वहां पर केस लगातार घट रहे हैं। कोरोना की कहर के बीच अब राहत की खबरें सामने आने लगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब थोड़ी सी हल्की होती नजर आ रही है। पहले जहां लगातार मामले 3 लाख के पार जा रहे थे, वहीं अब केस 2 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। देश में कोरोना मामलों में थोड़े से राहत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कोरोना से मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के मामलों में राहत तो मिली, लेकिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा। बीते 24 घंटे में देश में 2,57,000 से ज्यादा मामले पाए गए हैं। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 4,194 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,00,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक कुल कोरोना के मरीज जो रिकवर हुए हैं वो 2,30,00,000 के पार है। अब तक कुल मौत का आंकड़ा 2,95,525 पर है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों की ओर से लगाई गई पाबंदी का असर अब कोरोना ग्राफ पर दिखाई देने लगा है। बीते कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों और कोरोना से मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा कुछ इस तरह है। 18 मई को कोरोना के केस आए 2,63,533 और कोरोना से मौत हुई 4,329 लोगों की। 19 मई की अगर बात करें तो 19 मई को कोरोना के नए केस आए 2,67,334, कोरोना से मौत हुई 4,529 लोगों की। 20 मई का आंकड़ा कोरोना के नए मामले आए 2,76,070 और कोरोना से मौत हुई 3,874 की। 21 मई की बात करें तो कोरोना के मामले आए 2,59,591 और कोरोना से दम तोड़ा 4,209 लोगों ने। 22 मई की बात करें तो कोरोना के नए मामले आए 2,57,299 और कोरोना से मौत हुई 4,194 लोगों की। तो देश में कोरोना की स्थिति में कुछ हद तक सुधार आया है। रोजाना मामले फिर भी सामने आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अच्छे संकेत देने लगे हैं। देश में कोरोना का साया अभी भी छाया हुआ है। कोरोना के प्रति किसी तरह की लापरवाही अभी भी बड़े खतरे को बुलावा दे सकती है। कोरोना के मामलों में गिरावट इसी तरह बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कोरोना के प्रति अभी भी सावधानी बरती जाए। कोरोना के प्रति सजग रहें, कोरोना नियमों का पालन करें ताकि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सके। भारत में कोरोना का जो अब रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो गया है। अब जो मरीज हैं वो रिकवर ज्यादा हो रहे हैं। नए केस की अगर बात की जाए तो वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मरीज अब कोरोना को लगातार मात दे रहे हैं और इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि जल्द ही कोरोना की इस जंग में हम जीत हासिल कर पाएंगे। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जो कि एक राहत की बात है। प्रशासन भी इससे काफी राहत की सांस ले रहा है। इसके साथ ही रिकवरी रेट पहले से काफी बेहतर हो गया है। कोरोना जिसने देश हो या प्रदेश कोहराम मचा रखा था। हर रोज सामने आ रहे आंकड़े हर किसी को बेचैन कर रहे थे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर कोरोना की रफ्तार कब थमेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे आंकड़े अब राहत के संकेत दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब काफी धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 5,643 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि आंकड़ा 21 मई को 6,000 के पार था। वहीं रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिला है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रदेश में कोरोना के ताजा हालात। बीते 24 घंटे में 5,643 नए केस सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 112 लोगों की मौत हुई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 13,486 का है और इसके साथ ही प्रदेश में रिकवरी रेट 91.53% तक पहुंच गया और अभी तक कुल मौत का आंकड़ा है 7,317 का।
हरियाणा में कोरोना मामलों की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी है। वहीं जिलों में कोरोना मामलों में राहत देखने को मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में हरियाणा के अलग अलग जिलों में कोरोना को लेकर क्या हालात बन रहे हैं। गुरुग्राम से 623 केस आए हैं, फरीदाबाद से 242, सोनीपत से 299, हिसार से 464, अंबाला से 158, करनाल से 248, पानीपत से 182, रोहतक से 337, रेवाड़ी से 431, पंचकुला से 206, कुरुक्षेत्र से 118, यमुनानगर से 233, सिरसा से 394, महेंद्रगढ़ से 142, भिवानी से 368, झज्जर से 352, पलवल से 205, फतेहाबाद से 222, कैथल से 71, जींद से 114, नूंह से 161 और चरखी दादरी से 73 कोरोना के केस आए हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों के साथ साथ अब मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई। बीते कुछ दिनों की बात करें तो मौत के ग्राफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 17 मई को 114, 18 मई को 124, 19 मई को 153, 20 मई को 129, 21 मई को 112 कोरोना के केस आए थे। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से महामारी के फैलाव पर थोड़ा अंकुश लगा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर का कहर खत्म होने वाला है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर ऐसे ही रोजाना कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की दूसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। ऐसे में जरूरत है कि अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी बरती जाए और कोरोना के नियमों का पालन किया जाए। भले ही हरियाणा में पहले के मुकाबले कोरोना के मामले कम आ रहे हों, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अब आपको एहतियात नहीं बरतना है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अभी आपको बहुत कुछ करना बाकी है, यानी कि अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का जरूर सहयोग कीजिएगा। कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी रोकथाम को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी या यूं कहें कि एक नई महामारी। जी हां, कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है और नोटिफाइड डिसीज यानी अधिसूचित रोग तो एक तरह से हर राज्य में घोषित किया ही जा चुका है। ब्लैक फंगस का कहर अब बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में इसका कहर इस कदर बढ़ा कि अलग से इसके लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। म्यूकोरमिकोसिस नाम की इस बीमारी से बने चिंता के माहौल के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का गठन करें। कमेटी में अस्पताल या संस्था के मुखिया या प्रशासक को अध्यक्ष बनाया जाए। संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी को नामित किया जाए। इन्फेक्शन अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट को लागू करें। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 70% अल्कोहल वाले क्लीनर से अस्पताल में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाए। अस्पताल में सुरक्षित भोजन और पानी का खास ख्याल रखा जाए। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट को सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। अस्पताल स्टाफ और मरीजों की देखरेख करने वालों की सुरक्षा और सेहत इस समय में बेहद महत्वपूर्ण है। संक्रमण नियंत्रण गाइडलाइंस में बताई गई प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सभी अस्पताल अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आश्वासन दिया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य नेशनल गाइडलाइन फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता देगा। इससे पहले भी केंद्र ने सभी राज्यों से ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिसीज घोषित करने की अपील की थी। मतलब साफ है, कोरोना काल में ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है और इसे लेकर चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार, कोई भी लापरवाही बरतने की कतई मूड में नहीं। कोरोना के कहर से देश अभी उभरा भी नहीं था कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी।
कोरोना काल में ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा है और इसे लेकर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। कोरोना काल में ना जाने कितने ऐसे मरीज रहे जो काल के गाल में समा गए। बड़ी वजह एक ये रही कि वेंटिलेटर्स नहीं मिल पाए, वो भी समय पर। लेकिन हालात थोड़े सुधरे, वेंटिलेटर्स की जो उपलब्धता थी उसे पूरी करवाया गया। लेकिन भिवानी से जो खबर आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। यहाँ पर कुछ वेंटिलेटर ऐसे हैं जो कि दान में दिए गए थे। ये वेंटिलेटर्स या तो यहाँ पर काम नहीं कर रहे, काम भी कर रहे हैं तो फिर इन्हें चलाने वाला स्टाफ वहाँ पर मौजूद नहीं है। जब जिंदगी मौत से जूझने लगे, बचने का कोई आसार न नजर आए, तब मरीज को जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। वेंटिलेटर जो मुर्दों को भी जिंदा रखती है, उखड़ती सांसों को थाम लेती है। लेकिन क्या हो जब मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत हो और अस्पतालों में उपलब्ध ये मशीनें चालू ही ना हो। कोरोना के खतरे के बीच देश हो या प्रदेश हो, वेंटिलेटर की सख्त जरूरत महसूस कर रहा था। ऐसे में सरकार हो, प्रशासन हो या फिर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों को वेंटिलेटर उपलब्ध कराने में लगातार जुटे रहे। अस्पतालों को वेंटिलेटर दान में भी दिए गए। बात भिवानी की करें तो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में महामारी के दौरान 24 वेंटिलेटर दान में दिए गए, जिनमें से 15 वेंटिलेटर अकेले गुरुग्राम वेयरहाउस ने दान में दिए थे। जिसके बाद जिले में महामारी से जंग जीतने की आस बंधी थी, लेकिन ये आस उस वक्त धरी की धरी रह गई जब सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर पूरे होने के बाद भी ये चालू नहीं हो पाए। सिविल हॉस्पिटल भिवानी में 9 वेंटिलेटर्स हैं जो फंक्शनल है। इसके अलावा हमारे को गुड़गांव वेयर हाउस से एक बारी में 5 वेंटिलेटर्स और एक बारी में 10 वेंटिलेटर्स अभी हाल ही में रिसीव हुए हैं। उनका जो कंपनी से जो इंजीनियर है उसको बुलाया गया था और उसने जो डेमो देनी होती है वो डेमोन्स्ट्रेशन उसकी हो गई है। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो अभी ड्यू है, क्योंकि जो वेंटिलेटर्स के जो पार्ट्स हैं जैसे NIV मास्क और जो सर्किट्स उसमें लगते हैं वो अभी हमने ऑर्डर करे हैं, वो परचेजिंग प्रोसेस में है। जैसे ही वो हमें उपलब्ध हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, और हम इसको फिर दोबारा से इंजीनियर को कॉल करके इनको फुल रन पे चला के और फिर इनका इस्तेमाल करना जल्द से जल्द शुरू करना सुनिश्चित करेंगे। हैरानी की बात तो ये है कि ये 15 वेंटिलेटर जैसे तैसे चालू भी हो गए, लेकिन इनका मरीजों को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद CMO डॉक्टर सपना गहलावत का, क्योंकि अस्पताल में वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर और स्टाफ की भी बड़ी कमी है। जो वेंटिलेटर्स चलाने के लिए जिस मात्रा में हमारे पास अब वेंटिलेटर्स आए हैं उनको चलाने के लिए निश्चित तौर पे हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। हम किसी तरह से जो हमारे को स्टाफ बाकी कॉलेजेस से रेजिडेंट डॉक्टर्स मिले हैं और कुछ हमारे अदर डिस्ट्रिक्ट से कुछ एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो डिप्यूट किए गए हैं 60 डेज़ के लिए, तो उनके रहते हम इनको चला पाएंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से इसकी एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें स्टाफ प्रोवाइड किया जाए ताकि हम सारे वेंटिलेटर्स जो हैं वो सही से चला सकें। कोरोना का प्रकोप जो है वो भले ही धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से कम हो चुका है। ऐसे में वेंटिलेटर्स की जरूरत तो अब भी है, अस्पतालों में मरीजों को इसकी जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अगर भिवानी जैसी जगह पर जो एक बड़ा जिला माना जाता है वहाँ वेंटिलेटर्स इस हालात में नजर आएंगे तो फिर मरीज भगवान भरोसे ही नजर आएंगे। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसकी दूसरी लहर जो है वो जानलेवा साबित हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार से किसान धरने पर बैठे हुए महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, इस वक्त हम भिवानी के दादरी रोड स्थित कितलाना टोल पर है, जहां पर किसान जो है 150 दिनों से यहाँ पर आंदोलन को लेकर धरना दिए हुए हैं। लेकिन इन आंदोलनकारी किसानों को इस महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रशासन ने जी तोड़ प्रयास किया, जिसके बाद अब प्रशासन इन्हें मनाने में कामयाब हुआ और आज वैक्सीन का काम शुरू हो चुका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को जो है वो वैक्सीन लगवाई जा रही है। वो इस वैक्सीनेशन में जो है किसान और उनके परिवार
खास बात यह है कि उनके परिवार भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जो नोडल अधिकारी हैं शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से किसानों को मनाने में सफल हुए। जी सर, क्या कहेंगे, कैसे वैक्सीनेशन के लिए किसानों को मना, कितने कामयाब है? जगबीर जी, देखिए, जिस प्रकार का आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा विकराल रूप इस बार कोरोना महामारी अपना ले चुकी है और वैक्सीन ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे और मैं शुक्रगुजार करता हूँ खाप पंचायत के प्रधान जी का, जिन्होंने जिस प्रकार से सभी लोगों को मनाने की उन्होंने और कहा, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़े उत्साह के साथ लोगों ने, जितने किसान भाई बंधु हैं, उन्होंने बड़ा इसमें योगदान कर रहे हैं और साथ के साथ वैक्सीन लगा रहे हैं। मैं जगबीर जी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते पहले लगभग हमने अपील की थी कि आप लोग सभी टेस्ट भी कराएं और किसान भाइयों ने बड़े बढ़ चढ़कर उस टेस्ट के अंदर भी अच्छा अपने भागीदारी दिखाई और उसके बाद आज जिस प्रकार का टीकाकरण है, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो अपील की थी उन्होंने सहसा स्वीकार किया है और आज बहुतायत में लोग अपना वैक्सीन करवा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो वैक्सीन है वो रामबाण है, लेकिन ज़्यादातर किसान गांव में ये महामारी और बढ़ी। क्या लगता है कि किसानों को वैक्सीन के बाद इस महामारी पर कितना कंट्रोल होगा, कितना किसान सहयोग दे रहे हैं? देखिए जगबीर जी, मैं आपके माध्यम से और समस्त जितने भी यहाँ पर हैं उनको ये कहना जरूर चाहूँगा कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद आप कतई ना सोचे कि आप इम्यून हो गए हों, क्योंकि जो एफिकेसी रेट इसका बताया जा रहा है वो 80% है। मतलब 20% इसमें हो सकता है कि उन्हें फिर दोबारा इसका हो जाए। तो इसके अंदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी मास्क पहनना और उचित दूरी मेंटेन करना, ये बहुत अनिवार्य है। तो मैं सबसे एक बार फिर अपील करूंगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क का जरूर उसका प्रयोग करें। किसान नेता ओम प्रकाश हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जो वैक्सीन है वो प्रशासन ने किस प्रकार से मनाया, कितने जागरूक हुए और कितने किसानों को यह वैक्सीन लगवाई जा रही है? देखिए, एक हफ्ता पहले हमारे बहुत ही माननीय अधिकारी श्री राजीव प्रसाद जी सेक्रेटरी बोर्ड के आए और उन्होंने अपील की और हमने भी किसानों से अपील की कि ये वैक्सीन ज़रूर लगा लेना चाहिए और इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करेगा, एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो हमारी बात सभी किसानों ने मान ली है और हम धीरे धीरे करके गांव में भी इनको सबको एजुकेट कर रहे हैं कि गांव में भी लगवा लीजिए और कोरोना महामारी से ज़रूर ध्यान रखिए। आंदोलन हमारा है कि सरकार के साथ लड़ाई है, नीतियों की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन महामारी का मुकाबला हम सब लोगों ने मिलकर करना है। तो इसके लिए किसान सहमत हो गए और हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री राजीव जी प्रसाद जी का, जिन्होंने हमारे बीच में आकर के ये पहल की। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना। ये थे नोडल अधिकारी राजीव प्रसाद और किसान नेता, जिनका साफ तौर पर कहना कि अब किसानों ने जो है आगे आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और इस महामारी से लड़ने के लिए। न केवल किसान बल्कि उनके परिजन भी जो है अब वैक्सीन लगवा रहे हैं और इस महामारी से जो है लड़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है महामारी का रामबाण केवल मात्र सावधानी और वैक्सीन है और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगेगी तभी जाकर इस महामारी पर जो है वो मात पाई जा सकती है, इसको हराया जा सकता है। सभी का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है और किसान भी अब इस सहयोग में आगे आए हैं। पूरा देश कोरोना के कोहराम से वाकिफ है, लेकिन जींद के रूपगढ़ गांव में इससे कुछ विपरीत था। गांव में कोरोना को लेकर कोई डर नहीं था, लेकिन कोरोना का ऐसा कहर बरपा कि लोगों की आंखें खुल गई। कोरोना जिसके कहर से हर कोई वाकिफ है, लेकिन कुछ लोग कोरोना के प्रति सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। हर कोई हालातों से वाकिफ तो है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही मामला सामने आया था जींद जिले के गांव रूपगढ़ से। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, लोगों में वैक्सीन लगाने की होड़ थी, लेकिन रूपगढ़ गाँव के लोग कोरोना से बेखौफ थे। न तो कोरोना का कोई डर था, न ही कोरोना से बचाव के लिए कोई तैयारी। लेकिन अब हालात बिल्कुल विपरीत नजर आए। जी हां, गांव में कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि लोगों की आंखें खुल गई। पिछले एक महीने से गांव रूपगढ़ में 15-16 मौतें हो चुकी थी, इसलिए गांव में स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें आती थी, गांव के लोग डरे हुए थे, टीकाकरण नहीं करवा रहे थे उनसे। अब इतनी मौतों को देखते हुए सभी गाँव के लोग जागरूक हो गए हैं और अभी टीकाकरण के लिए सरकार को भी बोल रहे हैं, भाई स्वास्थ्य विभाग को बोले हमारे गांव में टीकाकरण करवाए। सारा गांव टीकाकरण करवाएगा। गांव में कोरोना की पॉजिटिविटी ने गांव की सोच ही पॉजिटिव कर डाली। गांव के लोग कल तक कोरोना से बेखौफ थे, वैक्सीनेशन का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन कोरोना ने गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग कोरोना के प्रति पूरी तरह से अलर्ट हो गए।
गांव के लोग अब वैक्सीन भी लगवा रहे हैं और कोरोना के प्रति सावधानी भी बरत रहे हैं। बीमारी का जो प्रकोप है मतलब लोगों की समझ में आ चुका है। पहले इसको हल्के में ले रहे थे, अब थोड़ा ज़्यादा उसमें ले रहे हैं। बिल्कुल आप देखने लग रहे हो मार्केट भी तकरीबन बंद पड़ी है, लोग घरों से नहीं निकले, कम निकले, क्योंकि जमींदार लोग हैं, खेतों में तो देखो जाना पड़ेगा। जो पहले टीम आती थी पहले टीम आती थी वो खाली चली जाती थी। क्या हुआ मतलब एक दो चार बंदे मतलब वैक्सीन लगवा के आते हैं। अभी तो आज तो पूरा दिन उनका कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहा था। लग रहा है पहले हम प्रशासन सहयोग नहीं करा थे, अब सहयोग भी करांगे और सैनिटाइज भी करवाएंगे। जो टिक्के टाके लगवाएंगे टिक्के लगवाएंगे अपने, तो हम प्रशासन का पूरा सहयोग देवाएंगे। ये फैसला लिया गया पंचायत में, पूरे गांव को सैनिटाइज कराएंगे। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, कोरोना के प्रति लापरवाही किसी भी बड़े खतरे को बुलावा दे सकती है। ऐसे में कोताही न बरतें और कोरोना के नियमों का पालन करें और वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लें। गुरुग्राम में बेड ना मिलने के चलते एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने खुद ही कोविड केयर सेंटर को खोल दिया। दरअसल इस सेंटर में उन मरीजों को रखा जाता है जिन्हें की अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा होता। कोरोना काल में अस्पतालों की बीमार हालत से हर कोई वाकिफ है। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी के चलते देश में लगातार अस्पताल तक कर्रा उठे हैं। रोजाना अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए बेलखते मरीज, इलाज न मिलने से दम तोड़ते मरीज। ये खबरें हर किसी को बेचैन कर देती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां कोरोना संक्रमित ने उस वक्त दम तोड़ दिया जब ऑक्सीजन लेवल कम होने पर भी ना तो उसे अस्पताल में बेड मिला और ना ही कोई इलाज, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने खुद कोविड केयर सेंटर खोल लिया। 25 अप्रैल को मेरे छोटे पापा की डेथ हुई थी, तो ऐसा हादसा गांव में परिवार में ना हो, एक मुहिम चलाई मैंने और मेरे सभी भाइयों ने मेरा साथ दिया कि ऐसा हादसा ना हो। तो मैंने ये ऑक्सीजन, हम सब ने मिलकर ऑक्सीजन इमरजेंसी सेंटर खोल दिया। जिले के नाथूपुर गांव में सरकारी स्कूल में मृतक मरीज के परिजन ने 10 बेड का कोविड केयर सेंटर खोला है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 24 घंटे डॉक्टर भी मौजूद रहते हैं। कोई भी मरीज अगर यहाँ आता है तो उसका पूरी तरह से इलाज किया जाता है। जब हमें बाहर कोई सुविधा नहीं मिल रही, कम से कम हमारे पास आज ये तो है हमारा पेशेंट ऑक्सीजन की वजह से या दवाई की वजह से नहीं मरेगा। हमारे पास ये तो है, हाँ हम यहाँ पे ला सकते हैं, खुला वातावरण है यहाँ पे, पेड़ पौधे आदि ऑक्सीजन तो हमें यहीं से मिल रही है और दिल में ये घबराहट नहीं रहेगी कब हम कहाँ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो ले ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल जरूरत तो इसलिए है कि गांव में माहौल इतना डर का बन गया था, कोई आगे नहीं आ रहा था, तो अब हम युवाओं ने सारे ने मिलके ये बनाया, कम से कम यहाँ पे ये अपन बेड डालते हैं, ऑक्सीजन की सेवा उपलब्ध कराते हैं, तो गांव में डर नहीं रहेगा किसी का भी। अस्पतालों में मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना पेश आए, इसका प्रयास लगातार शासन प्रशासन कर रहा है। तो वहीं आम लोग भी आगे आकर ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें कोरोना काल में मदद की जरूरत है। पानीपत जिले में कलयुगी मां की शर्मनाक हरकत सामने आई है। जिले के इंसार बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब महज 2 माह का भ्रूण नाले में पड़ा मिला। माँ जिसे भगवान का दर्जा दिया गया, माँ जो अपनों से बढ़कर अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन आज आपको एक ऐसी कलयुगी माँ की काली करतूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामला पानीपत जिले से सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी माँ महज 2 महीने का भ्रूण नाले में फेंक कर फरार हो गई, जिसके बाद नाले में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। छोटा सा भ्रूण जो कि फीमेल है, ये बहुत ही शर्मनाक, मतलब एक लज्जाजनक बात मैं जिसको कहूँगा, देख के मेरे हाथ पांव कांप गए। एक छोटा सा भ्रूण जो मतलब महीने 2 महीने का होगा, जिस माँ ने यहाँ डाला है, किसने क्या किया भगवान जाने। ये और अभी ये पुलिस आई है, मौके पे लेकर गई है और सिटी थाने से हमने फोन किया था, तो मौके पे पुलिस लेकर गया। पुलिस को हमने कहा भी कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा घंटे 2 घंटे में चेक करवाते हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, भ्रूण को कब्जे में लिया। जांच में सामने आया कि भ्रूण एक बच्ची का है, जिसे सिविल अस्पताल के शवगृह में अब रखवा दिया गया है और मामले की जांच जारी है।
भाई हमारे पास फोन आता है कि भाई एक बूढ़ नाले में गिर करके और चली गई। अब हम मौके पहुँचे, हम लेके जा रहे हैं मेडिकल कराए, जैसी भी कार्रवाई हुई वैसे बता देंगे। फिलहाल कलयुगी मां का पता नहीं चल पाया है। वहीं इलाके में भूरण को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या सामने निकल कर आता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।